हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बेटा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो क्या है बेटा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मीन्स व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास क्या है और कैसे पता चला कि एक एटम का मास इतना ही है। ठीक है, जैसे ही डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई उसके बाद अलग अलग रिसर्च पब्लिश हुई, अलग अलग रिसर्च हुई। उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जब 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे, 18th और 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट के पास क्या है, कोई पर्टिकुलर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो एक्यूरेट डिटर्मिनेशन कर सके किसका, एटॉमिक मास का, एक एटम के मास का। अब चूंकि एटम बहुत स्मॉल है ना, एटम तो बहुत स्मॉल है, तो उसका मास जो है वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो उस मैग्नीट्यूड तक एक्यूरेसी नहीं आ पा रही थी। वहां साइंटिस्ट, उस टाइम पर साइंटिस्ट करते क्या थे, वो क्या करते थे कि हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट था, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट था, तो उसको उन्होंने एक एटॉमिक मास असाइन कर दिया, एक जिसकी कोई यूनिट नहीं थी, नो यूनिट्स, जिसकी कोई यूनिट नहीं दी। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे हल्का एलिमेंट है, तो उसको एक एटॉमिक मास दे देते हैं। और इसके रिलेटिव में बाकी एटॉमिक मास निकाले गए। ठीक है, इसके रिलेटिव में, हाइड्रोजन के रिलेटिव में बाकी के एटॉमिक मास निकाले गए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास निकाले गए। तो सिंपल सी बात थी, कोई एक्यूरेट थिंग नहीं थी। आज के टाइम पे हमारे पास क्या है कि मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम एक्यूरेट मास ऑफ एन एटम निकाल सकते हैं। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम एक्यूरेट मास निकाल सकते हैं किसी भी एटम का। ठीक है, 1961 में बेटा एटॉमिक मास के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अडॉप्ट की, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास क्या था, ये कार्बन 12 जो था उसको एक स्टैंडर्ड के रूप में मान लिया गया। किसको मान लिया गया? कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब ये कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं बेटा, C12, C13 और C14। ये कार्बन 12 जो था इसको क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया। क्या मान लिया गया भाई? स्टैंडर्ड मान लिया गया। ठीक है ना, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया। ठीक है, कार्बन 12 का, और इसको एटॉमिक मास कितना दिया गया? 12। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 12। एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ क्या, तो जो आइसोटोप थे इनमें से सबसे स्टेबल आइसोटोप यही है, कार्बन 12, इसी को एटॉमिक मास मान लिया गया, इसी एक कार्बन 12 का मास मान लिया गया। ठीक है, इस सिस्टम में क्या था, मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का मास मान लिया गया कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। AMU जिनको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? AMU बोलते हैं। इसी की शॉर्ट फॉर्म है, एटॉमिक मास यूनिट की शॉर्ट फॉर्म है क्या है? AMU है बेटा। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी? एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी कि वन एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया था? वन एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU यानी वन एटॉमिक मास यूनिट। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, ये वन एटॉमिक मास यूनिट है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया था कि ये एग्जैक्टली इक्वल है किसके? इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द 1/12 यानी 1/12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है बेटा? एक कार्बन 12 एटम के मास के 1/12वें हिस्से के बराबर। अगर इसको इजीली समझना है तो तुम ये मान लो, तुम्हारे पास एक वाटरमेलन है, एक तरबूज है, उसको इक्वली 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, उसको इक्वली 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो, और एक हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा।
उसका 12वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। और उस तरबूज को तुम मान लो, उस वाटरमेलन को मान लो कि ये कार्बन 12 एटम है, ठीक है। अब 1 AMU किसके इक्वल आया बेटा, इसकी वैल्यू क्या आई, 1.6605, 1.66056, ठीक है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻24, मतलब मैग्नीट्यूड देखो 10⁻⁻24 मैग्नीट्यूड में आई है बेटा वैल्यू इसकी, ठीक है। अब देखो बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई बेटा। अब एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना आया, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम का मास कितना आया, हाइड्रोजन एटम का मास उसकी वैल्यू कितनी है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू की बात करते हैं ना तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6736, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना मास था उसका। और ये भी ग्राम में लिख लो भाई दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AMU के टर्म में मास कितना आएगा, इन टर्म ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 1.008 AMU, 1.008 AMU आंसर आएगा बेटा, यानी 1.008। और यही एक्चुअल एटॉमिक मास जो मतलब हम लेते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008 लेते हैं, है ना, इतना ग्राम। आजकल AMU को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, AMU को किससे रिप्लेस कर दिया है, AMU को रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट U से रिप्लेस कर दिया है किसको, AMU से, यानी एटॉमिक मास यूनिट को हमने U से लिख दिया है। और U का मतलब क्या होता है बेटा, U का डायरेक्ट मतलब होता है यूनिफाइड मास, क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है बेटा। क्या मतलब होता है U का डायरेक्ट, यूनिफाइड मास होता है बेटा। एटॉमिक मास यूनिट को आजकल रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली किसके साथ, U के साथ। और U का मतलब क्या है बेटा, यूनिफाइड मास है। अब बात करते हैं बेटा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है। जितना भी एटॉमिक मास हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है, यानी पीरियोडिक टेबल में जितना भी नोटेशन आपको दिखता है ना, एक्चुअल में क्या है, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास को कैसे निकाला जाता है बेटा, कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो में बहुत सारे नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, है ना, वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी आइसोटोप्स में, मोर देन 1 आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब हम उनके एग्जिस्टेंस को अकाउंट करते हैं इन आइसोटोप्स के, तो हम क्या करते हैं, उनके रिलेटिव अबंडेंस को देखते हैं कि कितना परसेंट, 100% टोटल मान लो कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि तीनों को मिला के टोटल अबंडेंस कितनी होती है, 100% अबंडेंस होती है। इसको क्या मैं लिख रहा हूं, रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये कितना पाया जाता है, नेचर में कितना पाया जाता है हमारे पास। तो कार्बन 12 कितना पाया जाता है, कार्बन 13 और कार्बन 14 कितना मिलता है, ठीक है। तो रिलेटिव अबंडेंस की जब बात करते हैं तो कार्बन 12 मिलता है बेटा 98.892%, 892%, इतना परसेंट मिलता है कार्बन 12, यानी कार्बन 12 बहुत ज्यादा मिलता है भाई। और कार्बन 13 1.108% मिलता है, ठीक है। और यहाँ कार्बन 14 की बारी आती है 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power minus 4, 2 into 10 raised to the power minus 4, आई थिंक इतना ही होगा शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, 2 into 10 raised to the power minus 4, ठीक है, परसेंट इतना। तो ये तो नेगेटिव में चली गई 10 की पावर, मतलब बहुत ही कम है, ये भी कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस। अब एटॉमिक मास क्या, AMU में कितना एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास AMU में कार्बन 12 को तो हमने 12 ही मान लिया था, इसका एटॉमिक मास 12 होगा। इसका एटॉमिक मास निकाला 13.0035 आया AMU, इसका निकाला 14.00317 आया, 00317 आ गया बेटा। तो इन तीनों का एटॉमिक मास पता है और तीनों की रिलेटिव अबंडेंस पता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, प्लस में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या, 98.892 इंटू 12 प्लस में 1.108 इंटू 13.0035 प्लस में 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 14.00317। ये आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, 12.011 यूनिट, यानी यूनिफाइड मास। 12.011 यूनिफाइड मास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है बेटा एवरेज एटॉमिक मास। इनका एवरेज मतलब जितने भी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है उन तीनों की रिलेटिव अबंडेंस और उनके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और फिर उनका एवरेज निकाल लो। तो ये क्या होता है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास निकल के आता है। यानी कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, 12.011 यूनिट। 0.011 यूनिफाइड मास ये बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी कार्बन की बात आती है कितना एटॉमिक मास, 12 है जी, ठीक है। अगर पूरा लिखें, एक्यूरेट लिखें तो 12.011 यूनिफाइड मास आएगा बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। किसके बारे में बात करनी है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है, उसको कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी उसमें एटम है उन सब का मास सम कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यानी जितने भी एटम एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी फॉर्मूले में, मान लो मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, मीथेन है, ठीक है। मीथेन एक मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है। अगर इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना था, 12.001 यू, इतना ही था। प्लस में 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1.008 यूनिफाइड मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, 12.011 यूनिफाइड मास प्लस में 4.032 यूनिफाइड मास, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास 16.043 यूनिफाइड मास। ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल का मास आया है जिसमें कार्बन का भी ऐड है और 4 हाइड्रोजन का भी ऐड है। तो ये क्या हुआ बेटा, मॉलिक्यूलर मास हुआ। ऐसे ही वाटर का निकाल सकते हो, वाटर का भी ऐसे निकाला जा सकता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1.008 यूनिफाइड मास प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें पता होता है बेटा कितना होता है, 16, वैसे तो होता है 15.995 होता है लेकिन हम 16 काउंट कर लेते हैं, तो 16 कर लेते हैं भाई, ठीक है। 16.00 यूनिफाइड मास, दोनों को ऐड कर देना है तो 1602 प्लस 1600, आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा 18.106 यूनिफाइड मास। ये वाटर का मास होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास होता है। और हम क्या लिखते हैं, 18 ही तो लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, 18 ही तो लिखते हैं ना, सिंपल है, ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसके बाद आता है बेटा फॉर्मूला मास। इसके बाद जो मास आता है वो कौन सा है, फॉर्मूला मास। क्या होता है फॉर्मूला मास का मतलब है कि जब भी कोई कंपाउंड एलिमेंटल फॉर्म में ना होके आयनिक कंपाउंड हो, यानी कहने की बात क्या है, जब भी कोई कंपाउंड आयनिक फॉर्म में हो यानी आयंस की फॉर्म में, जैसे NaCl हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये कौन से 2 आयन होते हैं, Na प्लस Cl माइनस आयन से मिलकर बना होता है। देखो Na प्लस और Cl माइनस आयन से बना होता है, यही एक फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना। 6 जो क्लोराइड आयन होते हैं ना एक सोडियम एटम के बाद, यानी एक Na प्लस आयन के चारों साइड कितने होंगे, 6 क्लोराइड आयन होंगे बेटा, ठीक है। और वाइस वर्सा, यानी 6 क्लोराइड आयन के बाहर क्या होगा, एक NaCl, उनके बीच में क्या होगा, एक Na पॉजिटिव आयन होगा बेटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा, इसका फॉर्मूला NaCl होगा। इसका मतलब क्या होगा, हम इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे, यानी होल फॉर्मूला का। अब क्योंकि क्लोराइड और सोडियम आयन दोनों क्या है, एक सिंगल एंटिटी के रूप में प्रेजेंट नहीं होते ना, एग्जिस्ट नहीं करते ना। Cl माइनस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल एंटिटी के रूप में, हमेशा क्या होगा, किसी के साथ कंबाइन करके ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इनके हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास जो होंगे उनको जोड़ देंगे, इनके एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23, ठीक है।
और क्लोराइड आयन का होता है 35.5 यूनिफाइड मास। तो दोनों को जोड़ दो और टोटल आ जाएगा हमारा 58.5 यूनिफाइड मास। और इसी U को अगर हम G लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिफाइड मास ग्राम के इक्वल ही होता है बेटा, यूनिफाइड मास ग्राम के इक्वल भी लिखा जा सकता है। तो 58.5 ये क्या हुआ हमारा फॉर्मूला मास निकला बेटा, ये क्या हुआ फॉर्मूला मास निकला। क्योंकि जब भी आयनिक क्रिस्टल आएंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उनकी कोई भी एंटिटीज एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है ना, क्योंकि Cl- ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड आयन है, इसीलिए हम क्या करेंगे इनका फॉर्मूला मास निकालेंगे बेटा। जबकि ऊपर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल जो होंगे जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है उनका क्या निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बेटा। ठीक है, अब हम बात करने वाले बेटा मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है बेटा टॉपिक का, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, एंड मोलर मासेस। देखो बेटा इससे पहले तक जब तक हमने डील किया था बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के साथ, यानी मैक्रो पार्टिकल्स के या मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ डील किया था। अब हम बात करते हैं माइक्रो के बारे में। माइक्रो का मतलब उनका लेवल बहुत छोटा होगा, साइज बहुत छोटा होगा। सिंपल सी बात है, जब एटम की बात कर रहे हैं तो एटम क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है बेटा, स्मॉल साइज, और कितना बहुत ज्यादा स्मॉल साइज होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, बहुत सारे एटम हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे, क्योंकि इनका नंबर लार्ज हो जाता है, क्योंकि स्मॉल साइज हो गया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नंबर होंगे एटम के। तो हमने क्या किया, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिससे हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिलेट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नोट करने के लिए हमने क्या किया, नया कॉन्सेप्ट यूज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल, मोल कॉन्सेप्ट, मोल के रूप में। इसको हमने 7th बेस यूनिट के रूप में स्वीकार किया था भाई, 7th बेस एसआई यूनिट, 7th बेस एसआई यूनिट है ना, ये 7th बेस एसआई सिस्टम है भाई। 7 बेस यूनिट थी हमारे पास, उसमें 7वीं सबसे लास्ट यही थी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट किया जाए बेटा, हम मोल में काउंट करते हैं। ठीक है ना, अमाउंट कितना होगा, किसी सब्सटेंस का अमाउंट कितना होगा। अब सबसे जरूरी चीज क्या है कि 1 मोल की डेफिनेशन क्या है। 1 मोल होता किसके बराबर है, कार्बन 12, कार्बन 12, ध्यान से सुनना, कार्बन 12 आइसोटोप के, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम, यानी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, 12 ग्राम में, 12 ग्राम में जितनी भी एंटिटीज होंगी, जितनी भी एंटिटीज आती हैं, जितने भी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी एंटिटी या जितने भी पार्टिकल आते हैं, एंटिटीज की जगह तुम पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, एंटिटीज या फिर पार्टिकल आते हैं, उसको क्या कहते हैं, 1 मोल कहा जाता है, उसे 1 मोल कहते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। इंग्लिश में बोलूं तो 1 मोल इज द नंबर ऑफ particles or entities, 1 mole is the number of particles or entities which are found in 12 gram of a carbon 12 isotope। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज होती हैं उनको मिला के टोटल क्या कहते हैं बेटा, 1 मोल कहते हैं। उनको मिला के क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं बेटा। अब कार्बन 12 का मास नहीं पता हमें, कैसे निकाल सकते हैं 1 मोल को, कार्बन 12 का मास ही नहीं पता कि एग्जैक्टली 12 ग्राम है भाई। हमने माना हुआ है ना कि कार्बन 12 ग्राम के इक्वल होता है, तो हम क्या कहते हैं इसका एक्चुअल मास कितना निकला, मास एक एटम का मास, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना निकला, कार्बन 12 की जब बात आई बेटा तो उसके एक एटम का मास कितना निकला, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने डिटरमाइन किया, किससे, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं बेटा। मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब हमने इसका मास डिटरमाइन किया तो वो कितना निकला बेटा, 12 ग्राम। अब ये 12 ग्राम तो हमने माना था, तो एक एटम का मास कितना निकला, कार्बन 12 के एक एटम का मास निकला बेटा 1.99, कितना निकला,
992646 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये लो -23 ग्राम, इतना 10⁻⁻23 ग्राम निकला बेटा। ठीक है, ये निकला एक कार्बन 12 एटम का, 1 कार्बन 12 एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला तो इतना आया 1.992646 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया बेटा। तो अब हमें पता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं उसको 1 मोल कहते हैं। ये तो एक एटम का मास आया, तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे भाई, उनका मास कैसे निकालेंगे? तो 12 ग्राम, अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? तो एक एटम का मास ये रहा, इससे डिवाइड कर दो 1.992646 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10⁻23 को ऊपर ले जाना, इसको डिवाइड कर लो 6.022 1367 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम निकले बेटा। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम निकले? 6.023, और इसको राउंड ऑफ करके मैं क्या लिख रहा हूं 6.023 या 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स निकले कार्बन 12 के 12 ग्राम में। और डेफिनेशन क्या कहती है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उन्हीं को 1 मोल कह देंगे। तो इतने एटम है, तो ये क्या हुआ 1 मोल के इक्वल हुआ बेटा। किसके इक्वल हुआ? 1 मोल के। और इसको पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया, इस नंबर को, उसको क्या बोला गया बेटा? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला गया? एवोगैड्रो नंबर बोला गया। ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसको अलग से नाम दिया गया और इसका सिंबल दिया गया Na। Na इसका सिंबल है और नाम है इस नंबर का एवोगैड्रो नंबर। इसको क्या बुलाया जाता है? एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है बेटा। और इसका सिंबल Na होता है बेटा। एमिडियो एवोगैड्रो की को सम्मान देने के लिए इसका नाम एवोगैड्रो नंबर रखा गया बेटा। 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल में कितने एटम होते हैं? चाहे सब्सटेंस कोई भी हो, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर ले, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, एक मोल में उनकी संख्या इतनी ही रहेगी। ये फिक्स है बेटा, ये कभी चेंज नहीं होता। ये नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एक मोल में चाहे वो मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, उनका नंबर फिक्स रहेगा। एक मोल में इतने ही होंगे। ठीक है, एक मोल में इतने ही एटम, मॉलिक्यूल या आयन होंगे। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने एटम होंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे भाई? कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ NaCl में कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगी? NaCl में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी? क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिट है ना, एक फॉर्मूला मास निकाला था अभी इसका, तो ये भी कितना होगा बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होगी। अगर मैं कह दूं कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा बेटा। यानी ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। यानी 1 मोल हमेशा कांस्टेंट रहना बेटा। और मोल कॉन्सेप्ट के बिना बेटा केमिस्ट्री की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। अगर ये आ गया तो सारी कैलकुलेशन ऐसे हो जानी है, चुटकियों में हो जानी है बेटा। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि मोलर मास की बात करते हैं, अब मोल पता चल गया तो मोलर मास भी पता चल जाएगा। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि जितना हमने यूनिफाइड मास था, जो 1 मोल सब्सटेंस है, उसके मास को जब ग्राम में लिखा जाता है ना, तो वही उसका मोलर मास हो जाता है। जो 1 मोल है, 1 मोल सब्सटेंस के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वही क्या हो जाता है? उसका मोलर मास हो जाता है बेटा। वही क्या हो जाता है? उसका मोलर मास हो जाता है। जैसे हमने क्या किया था, वाटर का निकाला था, इसका मोलर मास देखो क्या होगा। इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास क्या होगा? हमने एटॉमिक मास निकाला था 18.002 निकाला था। इतना ही निकाला था क्या? 18.02 निकाला था, सॉरी 18.02
0.02 निकाला था, 2 यूनिफाइड मास निकाला था। अब उस U को हटा के उसकी जगह क्या कर देना है, ग्राम पर मोल कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका मोलर मास हुआ, एक मोल का, एक मोल वाटर का कितना मास होगा, 18.02 ग्राम। सिंपल सी बात है। ऐसे NaCl का कितना आएगा, 58.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। बिल्कुल इजी है बेटा। अब बात करते हैं बेटा परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है बेटा, कैसे निकाला जाता है? सीधी सी बात है कि कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी फॉर्मूला यूनिट है, उसके अंदर जितने भी एटम हैं सब मिला के टोटल उसका कितना परसेंट बनाएंगे, टोटल 100% ही क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मीथेन है, CH4। जब सारे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होंगे तो इसकी परसेंटेज मीथेन की कितनी होगी, ये 100% बना। सिंपल सी बात है। लेकिन इस 100% में से कितना परसेंट तो कार्बन के हिस्से आया और कितना परसेंट आया हाइड्रोजन के हिस्से में, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसी को हम बोलते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इसको निकालना सीखते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, मास परसेंट किसी भी एलिमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और ये परसेंटेज बाय मास निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मास परसेंट किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, एक तो उस एलिमेंट का मास लिखेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, या जिस भी कंपाउंड में वो एलिमेंट है उसमें उसका मास क्या है, ये तो सेम ही रहना चाहिए। किसी भी कंपाउंड में जो है उसका मास वही रहेगा, चेंज नहीं होगा ना। उसके बाद उसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी अब कंपाउंड का मोलर मास, यानी मास बाय मोलर मास इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, चलो वाटर मॉलिक्यूल की निकाल लेते हैं ना। वाटर मॉलिक्यूल की कितनी है, तो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि परसेंटेज पहले निकालने, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा भाई, निकालेंगे। तो मास क्या है, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 18.02 ग्राम पर मोल होता है। सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता है, या सीधा ग्राम लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ग्राम ही लिख दो, 18.02 ग्राम डिवाइड बाय पूरे वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है भाई, सॉरी ये हाइड्रोजन एटम का तो 1.008 ही होता है भाई, सॉरी 1.008 ग्राम होता है। जो मास एलिमेंट का मास है वो कितना होगा, 1.0008 होगा बेटा। टोटल एलिमेंट, टोटल कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई पूरे का मास कितना होगा, 18.02 ग्राम, यानी वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना, मोलर मास ऑफ कंपाउंड यानी वाटर का मोलर मास कितना, अभी पीछे लिखा था हमने 18.02 ग्राम होगा बेटा। ठीक है, इसको इनटू में 100 कर देना है और इसको सोल्व कर लेना है। आएगा क्या, देख लो 16, ये क्या आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा भाई, 1.008 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.016 ग्राम डिवाइड बाई 18.02 ग्राम, 18.02 ग्राम इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा आंसर 11.18%, यानी हाइड्रोजन की मास परसेंट कितनी है, परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है हाइड्रोजन की, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कंपोजिशन कितना है, 11.18% हाइड्रोजन उसके अंदर होता है कंपोजिशन में। ठीक है, अब मास परसेंट ऑक्सीजन का निकालते हैं बेटा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। अब इसका निकालने है तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन का मास क्या होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा, 16 ग्राम। सिंपल सी बात है। अब एक ही ऑक्सीजन है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 ही लिख दूंगा। नीचे क्या लिखना है, टोटल मास, तो फिर से वही लिख देना 18.02 ग्राम, इनटू में 100 कर देना है बेटा। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी बेटा, ये आएगी 88.79%,
79% आ जाएगी। ठीक है, तो अब देख लो 100% में से 88.79% मास परसेंट किसका है, ऑक्सीजन का है बेटा। तो परसेंटेज कंपोजिशन को हमें ऐसे निकालना है बेटा। अब आप लोगों को करना क्या है, C6H6O12H6 में तीनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, आप सब लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों को C6H12O6 ग्लूकोज के तीनों एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है कि इसमें कितने परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की बेटा। ठीक है।